नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैंने रसोई और डाइनिंग के बीच की सर्विस विंडो से झांका। अनूप, पंकज और माधव, हाँ तीनों ही लड़के नाश्ते के लिए टेबल पर आ चुके थे। मैंने अपने हाथों की गति बढ़ाई और कान उनकी बातों की ओर लगा दिए। किसी लेडी टीचर की सख्ती से शुरू हुई बात एक्स्ट्रा क्लास से होते हुए शीघ्र ही जिम पर आ गई। मैंने तुरंत बर्तनों की उटपटक बंद कर पराठे सेकने आरंभ कर दिए। सर्विस विंडो से एक एक पराठा सरकाते मैं ध्यान से उनकी बात सुनने लगी। कुछ शब्द कार्डियो जैसे नए नए शब्द मेरी डिक्शनरी में तेजी से जुड़ते जा रहे थे। आंटी, अनूप ने पुकारा, शाम को कॉलेज से आते हुए हम केले और बादाम लेते आएंगे, तो कल से आप हमें कोल्ड कॉफ़ी की जगह बनाना डायमंड सेक देना। ऐसा क्यों? मैंने जिज्ञासा से पूछा। जिम प्रशिक्षक ने नया डाइट चार्ट दिया है। जैसे जैसे एक्सरसाइज चेंज होगी, डाइट भी चेंज होगी। प्रोटीन शेक भी शुरू करना है, वो हम खुद बना लेंगे। प्रोटीन पाउडर ले आए हैं। लड़के नाश्ते करते कॉलेज निकल गए। मैं तो टेबल समेटने लगी। इन लड़कों को पेइंग गेस्ट रखे कोई 10-15 दिन ही हुए थे। अब तक मुझे इनके नाम तो याद हो गए थे, पर इन्हें सम्मिलित रूप में बच्चे कहकर संबोधित करना ही पसंद करते थे। मेरी दोनों बच्चियां आशा और उषा से भी उम्र में छोटे थे ये तीनों। आशा तो अपने ससुराल चली गई थी और उषा दूसरे शहर में नौकरी करने लगी थी। खाली घर और समय मुझे काटने लगा तो बाप बेटियों ने मुझसे सलाह मशवरा कर इन पेइंग गेस्ट का प्रबंध कर डाला। 3 लड़के आम लड़कों जैसे ही थे, पर क्योंकि मैंने अब तक मात्र बेटियों का ही परवरिश की थी, इसलिए इन लड़कों के तौर तरीके, रहन सहन, बातें मुझे आश्चर्य में डाल देती थी। शुरू में जब मुझे पता चला कि जिम की उनकी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, तो मैं टोक बैठी थी। तुम तीनों कहाँ मोटे हो जो जिम जाने की जरूरत पड़ गई? तुम्हारे तो खाने पीने की उम्र है, अच्छे से खाओ और मस्त रहो। तब उन्होंने हंसते हुए बताया कि जिम सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं, बल्कि फिट रहने के लिए और वजन बढ़ाने के लिए भी जाया जाता है। आंटी, मैं तो 6 पैक्स बनाने जाता हूँ। अनूप, जो सबसे ज़्यादा चुलबुलाता और वाचक था, ने मुस्कुराते हुए प्रसिद्ध फिल्म एक्टर की मुद्रा में अपने दोनों हाथ अदा से फैला लिए। उसके 8 हैं, पंकज ने टोका। अब ये क्या बोला है? मैंने कुछ समझ पाने के अंदाज में आंखों चौड़ी की। अपने फिल्म के हीरो को शर्टलेस नहीं देखा आंटी, कैसे मसल होती है उनकी। अनूप ने अपना हाथ उठाकर कोहनी मुड़ते हुए मुझे समझाया तो मैं तुरंत समझ गई। अच्छा, हीमैन जैसी। मैं तुरंत बोल पड़ी, बस बिल्कुल ठीक समझी आप। उस दिन के बाद से मेरी जिम संबंधी रुचि और ज्ञान बढ़ने लगा। उनकी ऐसी बातें सुनने में मुझे विशेष आनंद आने लगा था। यही नहीं, जाने अनजाने में मैं अपने पति सुशील में भी हीमैन तलाशने लगी थी। यदि स्त्रियों की शारीरिक कटाव और उभार हमेशा से पुरुषों के आकर्षक का केंद्र रहे हैं, तो पुरुष का शारीरिक सौष्ठव भी वर्षों से हर उम्र की महिला को लुभाता रहा है। क्योंकि आजकल अपने सीने पर बाल ज़्यादा नहीं हो गए। सुनील नहाकर तौलिया लपटते बाथरूम से बाहर आए तो मैं टोक बैठी थी। सुनील ने एक पल टिटकते मुझे घूर कर देखा, फिर बोले, समझ नहीं आ रहा, तुम तारीफ कर रही हो या आलोचना? मन किया सर पीट लूं अपना। प्रत्यक्ष में मैं धैर्य धारण किए रही। फिल्म में अपने शर्टलेस हीरो नहीं देखे। आजकल साफ सपाट सीने का फैशन है। मैंने अपना ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ अप्रत्यक्ष में भी अपनी रुचि भी दर्शा दी थी, पर पतिदेव तो किसी और ही मिट्टी से बने थे। उन्होंने ड्राइवरिंग के गंदे उचकाए और कपड़े
पहनाना जारी रखा। हूँ हीरो का क्या है, कल को फिर उगा लेंगे, फिर फैशन हो जाएगा। और वैसे भी उनकी जिंदगी के 50 बसंत देख चुका हूँ। ये लड़कों वाले चौचले मुझ पर सूट नहीं करेंगे। अब कल तो तुम कहोगे कि रोज जिम जाया करो। हाँ तो जाया करो ना, क्या बुराई है इसमें। मैं तफाक से बोल पड़ी। बच्चे कह रहे थे कि जिम हर उम्र के लोग आते हैं। प्रशिक्षक उसके बॉडी मास, उम्र, वजन आदि के हिसाब से उनके लिए व्यायाम और डाइट सुझाते हैं। मुझे मालूम है प्रभा, पर 10 से 5 की अध्यापक की नौकरी, 1-1 घंटा आने जाने का खर्च करने के बाद मेरे में इतनी स्टेमिना नहीं रहता कि मैं जिम जा सकूं। दूसरे यूनिवर्सिटी इतनी लंबी चौड़ी है कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने, खड़े रहकर पढ़ाने में ही मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। वैसे तुम चाहो तो जिम ज्वाइन कर सकती हो, तुम्हारी उम्र की महिलाएं भी आती होंगी वहाँ। अच्छा, मैं जैसी बड़ी फ्री रहती हूँ, घर गृहस्थी के सैकड़ों काम रहते हैं मुझे, और फिर ये 3 पेइंग गेस्ट का काम और बढ़ गया है। अब तो तुमने अपनी मर्जी से की, हाँ तो मैं कहाँ इनकार कर रही हूँ। बात तो यहाँ से कहाँ पहुँचते देखा मैंने। वार्ता को वही विराम लगा दिया और फिर से अपने कार्यक्षेत्र रसोई में पहुँच गई। शाम को सुशील लौटे तो मुस्कुराते हुए उनके सामने एक गिलास पेश किया। ये क्या है? बनाना शेक, इसीलिए पीने के लिए। मैं केला काट के पीसने की वजह ऐसे ही खाना पसंद करता हूँ। उन्होंने टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट में से एक केला उठाकर छीलकर खाना आरंभ कर दिया तो मैं जन बुन गई। छीलने की भी क्या ज़रूरत है, ऐसे ही खा लो। मैं मन ही मन मुटकुटाई, पर प्रत्यक्ष में इतना ही पूछा, अब इसका क्या करूं? मेरा इशारा बनाना शेक की ओर था। इसे तुम पी लो, मुझे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, तुम्हें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है। गुनगुनाते हुए मैंने एक ही गुट में ग्लास खाली कर दिया। पतिदेव को हीमैन बनाने का मेरा ये प्रयास भी विफल रहा था। अगले दिन बच्चों ने नाश्ता करते उठे तो अनूप ने फीता मांगा। फीता का क्या करोगे तुम लोग? कोई कपड़ा सुधारना हो तो मुझे दो, मैं मशीन से ठीक कर देती हूँ। अरे नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हो, हमें तो हाथ नापने थे। आप लेकर आइए, मैं बताता हूँ। मैं उत्सुकता से फीता ले आई। अनूप ने उसे पंकज की बाहों पर ऊपरी हिस्से पर लपेटा और नापा। कांग्रेस आधा इंच बढ़ गई है। फिर माधव भी मापी। अरे वाह, माचोमैन की तरह 1 इंच बढ़ गई है। अबे कोई मेरी तो मापो। मैं हैरत से उनके चेहरे पर आते जाते आश्चर्य और उल्लास के भाव देख रही थी। वे लोग ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। अच्छी सेहत सुखी जीवन की कुंजी है, यह तो सुना था, पर अच्छी सेहत कुंजी नहीं, खुद ही खजाना है, ऐसा पहली बार देख रही थी। काश सुशील भी यह बात समझ पाते। पुरुष को देखना का मेरा नज़रिया बदलने लगा था। मेरी बेहती निगाहें कभी उनकी कमीज के नीचे 6 पैक्स 8 पैक्स तलाशती थी तो कभी बाहों की मोटाई नापती हुए उनकी मसल का अनुमान लगाती थी। यूं यह है ही मैन, मैचो मैन। मेरे जुनून का आलम देखिए कि एक दिन रेस्टोरेंट में सुनील के संग डिनर करते मुझे एक अच्छी सेहत वाला आदमी अंदर प्रवेश करते दिखा तो मेरे मुंह से निकल आया, वाओ माचो। मेन्यू कार्ड देखते सुशील ने नजरें उठाकर पूछा, कुछ कहा तुमने? हाँ, मैं पूछ रही थी कि वो मंचूरियन है क्या? क्या जुनून है? सुशील के मुंह से निकला तो मैं बुरी तरह चौंक उठी। पर बस आज का ही है, परसों तो पोलिंग है ही। सुनील ने बात पूरी की तो मैंने राहत की सांस ली। ओ, आप इस चुनावी शोर शराबे की बात कर रहे थे? और क्या इनके
नारों और ढोल धमाकों से कान के पर्दे फटने लगे हैं। पास बैठे आदमी की भी बात सुनाई नहीं देती। पोलिंग वाले दिन सुनील जल्दी ही किसी काम से निकल गए थे। तुम तैयार हो ना? हो जाना, आकर फिर वोट देने चलते हैं। स्कूटर स्टार्ट करते हुए उन्होंने मुझे याद दिलाया। बच्चियाँ आए तो बड़े उत्साह में थे। आंटी, आप आज नाश्ता रहने दीजिए, अमुक पार्टी वाले जीप भेज रहे हैं, बस हमें उससे बैठकर वोट देने जाएंगे और हम गरम जलेबी और समोसा के नाश्ते की ऑफ़र है। आप और अंकल भी फटाफट तैयार होकर हमारे साथ चलिए। पर वे साड़ी गाड़ी क्यों भेज रहे हैं? मैं उलझन में थी। सीधी सी बात है आंटी, उनकी जीप में जाएंगे, उनका नाश्ता करेंगे तो उनके उम्मीदवार को ही वोट देंगे। माधव बोला, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या पता अंदर कौन सा बटन दबाया है? आंटी, आप तो मर्जी हो तो वोट देना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अनूप बोला। सभी वार्तालाप चल रही थी कि बाहर गाड़ी का जोर जोर से हॉर्न सुनाई दिया। हम सब भागकर बाहर गए। एक बड़ी मूंछों वाला आदमी सबको जबरन बड़ी सी गाड़ी में बैठा रहा था। अनूप मेरा हाथ पकड़कर ले जाने लगा तो मैंने हाथ छुड़ा लिया। मैं बाद में तुम्हारे अंकल के साथ स्कूटर पर आऊँगी। अरे बहन जी आइए। मूछे वाला आदमी मेरे सामने नतमस्तक ही हो गया था। मैं और 2 कदम पीछे गई। आंटी अभी अंकल के साथ स्कूटर पर आएंगी। अनूप ने उसे समझाना चाहा। अरे भाई साहब को तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम अभी आधे घंटे में गाड़ी फिर से भिजवा लेते हैं। हम तो हैं ही जनता की सेवा के लिए। ये दांत निपोड़ता चला गया तो मैंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ सुशील घर पर नहीं थे, वरना उन जैसा आदर्शवासी इंसान को कुछ भी कर सकता था। मैं सुनील के साथ बूथ के बाहर उतरी कि वहीं मूंछों वाला शख्स जाने कहाँ से फिर से अवतरित हो गया। अरे हमने दोबारा गाड़ी भिजवाई तो थी, खैर कोनो बात नहीं। पहले आप गरम गरम नाश्ता कर ले, फिर आराम से बटन दबा दीजिएगा। इनके पीछे की ओर कहीं इशारा से रास्ता बताया। मैं डरते डरते सुशील को पूरी बात बताने लगी। तभी किसी बड़े सरकारी अफसर की जीप यहाँ आकर रुकी। मैं मौजूदा गार्ड आदि उनकी ओर लपके। मैं कुछ समझ पाती उससे पूर्व ही सुशील ने तुरंत उस अफसर के पास पहुँच गए और एक ही सांस में सारी बात उगल डाली। इससे पहले कि वो लोग इधर उधर हो पाते, ऑफिसर के इशारे पर गार्ड ने दोनों को पकड़कर सरकारी जीप में ढेल दिया। सुशील सगर्व मुझे बताने लगा, देखा सारे नेता अफसर भ्रष्ट नहीं होते, उम्मीद अभी जिंदा है। अफसर कहाँ मौजूद जनता को हड़काने लगे। आप जनतंत्र है के आधार स्तंभ है, जनतंत्र आप लोगों के कंधों पर टिका है। इस तरह इन स्वार्थी नीतियों के साथ बिकते आप लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए। भीड़ में मुंह छुपाकर सितरने लगी तो मैंने गौर किया कि तीनों बच्चों भी नजरें चुराते निकल रहे थे। 2 दिन तक बच्चे चुपचाप आकर नाश्ता करके खिसकते रहे तो मैं समझ रही थी कि वे शर्मिंदा है। उन्हें और कुछ कहकर असुविधाजनक स्थिति में डालना सही नहीं होगा, इसलिए मैं सामान्य बनी रहकर उनसे बातें करती रही, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। थोड़े दिन में बच्चे वापस खुलने लगे और नाश्ता के टेबल पर चहकने लगे तो मैं मन ही मन मुस्कुराती रही। सुनील को ही बनाने का मेरे प्रयास भले ही विफल हो गए हो, पर जिम और उनकी जुड़ी शब्दावली में के प्रति मेरा क्रेज बरकरार था। मैंने काप्स, कैलोरी, वार्म अप जैसे कई नए शब्द सीख लिए थे। बेटियों से फ़ोन पर बात करते हुए इस शब्दावली का भरपूर उपयोग करते हुए उन्हें आसानी से इम्प्रेस कर लेती थी। मैं भी मुझसे आगे बढ़कर वह सैर करती परी लोग की तरह जिम मेरी फैंटेसी की दुनिया बनती जा रहा था। पर सुशील को इन सबसे अप्रभावित देख थोड़ी निराशा होती थी। उन दिन हम
किसी रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे कि सड़क के किनारे भीड़ एकत्रित हुई देख सुनील ने स्कूटर रोका दिया। ऐसे कोई एक्सीडेंट लगता है। मेरे बोलने के पूर्व ही सुनील भीड़ के चीरते सबसे आगे जा पहुंचे थे। मैं उनके पीछे पीछे हो ली। तभी किसी की पुकार ने चौंका दिया। आंटी आप यहाँ? अनूप था और उसके पीछे उनके दोस्त भी। बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था आंटी। टक्कर मारने वाला तो ट्रक लेकर भाग गया। स्कूटर वाला लुहान पड़ा है, शायद ही बच पाए। तभी मैंने देखा कि सुनील भीड़ की में जगह बनाते हुए उस घायल को सहारा देते आगे ला रहे थे। प्रभा तुम पीछे इसे पकड़कर बैठ जाओगी। एम्बुलेंस आने में जितना वक्त लगे हम उसे नुक्कड़ वाले अस्पताल तक तो ले ही चलते हैं। बहन जी समझाइए इन्हें, पुलिस केस है, किसी लफड़े में न पड़े, लेने के देने पड़ सकते हैं। कुछ लोगों बोले तो शेष भी उनकी हाँ में हाँ मिलने लगी। आंटी आप लोग रिस्क मत लीजिए, ये लोग सही कह रहे हैं। जीवन भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे, भलाई महंगी पड़ सकती है। तीनों बच्चों ने हमें समझाने लगे। वे असमझ की स्थिति में सबको ताक रही थी। प्रभा तुम चल रही हो या ऑटो रुकवाओ? सुनील ठट्ठा से बैठे जा रहे थे। आंटी जब सब लोग मना कर रहे हैं तो फिर अंकल को ऐसी क्या पड़ी है? अनूप ने फिर मुझे रोकने का प्रयास किया क्योंकि बाकी सब सिर्फ मैन थे, साधारण आदमी। तुम्हारे अंकल ही मैन हैं। कहते हुए मैंने आगे बढ़कर सुनील का हाथ मजबूती से थाम लिया। ठहरिए, मैं अपनी गाड़ी यही लाता हूँ। भीड़ में से एक सज्जन अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा तो कुछ कदम स्वगत अपनी मदद के लिए हमारी ओर बढ़ाए। मैंने गौर से देखा तो उनमें 3 बच्चों के भी कदम शामिल थे। बाकी उम्मीद अभी जिंदा है। मैं बुलबुला उठी। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।